गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिशर्स एंड ब्रिटिशर्स के आने के बाद कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म हुए थे एजुकेशन सिस्टम में, बेसिकली चैप्टर इसके बारे में, जिसमें हमने ओरिएंटलिज्म तक हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि कुछ ब्रिटिशर्स ऐसे भी थे जो कि इस पक्ष में थे कि नहीं, हमें इंडियंस को उनके इंडियंस जो एजुकेशन है वही प्रोवाइड करनी चाहिए, जो उनके पास पास्ट ग्लोरियस कल्चर है उनके बारे में जानना चाहिए, और उनकी नेटिव लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज मतलब कि जो उनकी जो लोकल लैंग्वेज जो उस समय चलती थी उसी में, या फिर अगर आप चाहें कि लाइक आपको ऐसा लगता है कि नहीं इंग्लिश एजुकेशन में इंपॉर्टेंट है, तो क्यों कि जो उनका जो पास्ट में जो एजुकेशन है उसको कन्वर्ट किया जाए फ्रॉम जो नेटिव लैंग्वेज है उससे वापस इंग्लिश लैंग्वेज में ले जाकर, और फिर उनको इंग्लिश में वो सब चीज़ें पढ़ाई जाए। तो ये जो थे ये ऐसे पीपल्स थे जो कि मतलब इन कैटेगरी वाले पीपल्स को हमने ओरिएंटलिस्ट कहा था, जो कि बेसिकली इंडियंस और इंडियन एजुकेशन के पक्ष में थे कि नहीं, हमें इंडियंस को इंडियन एजुकेशन ही प्रोवाइड करनी चाहिए, उनकी बेसिक एजुकेशन है। ओके, नाउ आज जो हम पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे ऑपोजिशन ऑफ टू ओरिएंटलिज्म्स। ऑपोजिशन यानी कि इन ओरिएंटलिस्ट के अगेंस्ट अपोज भी होना स्टार्ट हो गया। ओके, अब अपोज किस वजह से था, किसने करा था, आइए जानते हैं। From the early 19th century, many British officials started opposing the Orientalist school of education. They believed that the knowledge produced by the East was unscientific and erroneous, and their literature was non-serious and light-hearted. अब 19th सेंचुरी आते आते बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स का ये मानना था कि जो ओरिएंटलिस्ट है जो जिस तरीके से वो लोग अपोज करने लगे, उसका रीज़न ये था कि जो नॉलेज जो वो इंडियंस में है या ईस्ट कल्चर में है वो बेसिकली अनसाइंटिफिक है, मतलब उसकी कोई वैल्यू, मतलब एक कोई साइंटिफिकली वो प्रूवन नहीं है, मन गढ़ंत है। ओके, उनका जो लिटरेचर है वो ज़्यादा नॉन सीरियस है, कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड है। जो लिटरेचर मीन्स जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश, सॉरी उस समय जैसे हिंदी होगी समय, उनके लिटरेचर में जो फिक्शन वर्क है, जो मीन्स जो कहानियाँ हैं वो बहुत ही वो है नॉन सीरियस है, उसको हम ज़्यादा सीरियस में नहीं ले सकते। Therefore, these officials recommended the British to stop wasting efforts on promoting the studies of Arabic and Sanskrit. और इन ब्रिटिश ऑफिशियल्स का ये मानना था कि हम कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हैं अरबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज को यहाँ पे प्रमोट करके, इनको उसी में एजुकेट करके। Okay, James Mill was one of the outspoken critics of Orientalism. He argued that the British should not make efforts to teach natives what they wanted or valued. Instead, they should impart useful and practical education to Indians. This could be achieved by making Indians familiar and scientific and technical advances of West while discouraging the poetry of लिटरेचर ऑफ ओरिएंट। अब उनका यह मानना था, जेम्स मिल उसमें से एक जो कट्टर वो थे, मीन्स क्रिटिक्स का थे, जो कि ओरिएंटलिस्ट के अगेंस्ट थे। उनका यह मानना था कि जो एफर्ट जो उनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स को एफर्ट्स ऐसे करने चाहिए कि उनका जो वेस्टर्न एजुकेशन है जो कि साइंटिफिक है, उनका जो लिटरेचर है बहुत ज़्यादा अच्छा है, और कहीं ना कहीं जो इंडियन जो इतने पुरानी सोच के हैं इनको कहीं ना कहीं मॉडर्न करना ज़रूरी है। इंडियंस को यूजफुल और प्रैक्टिकल एजुकेशन मिलना ज़रूरी है, जो कि इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम में ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो कि सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन में पॉसिबल है। By the 1830s, Thomas Bannister Macaulay emerged as one of the most vociferous opponents of the Orientalist viewpoint. He arrived in India on June 1834. अब इसी दौरान थॉमसन मैकॉलॉय 1830s में आए, और वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे ओरिएंटलिस्ट एजुकेशनिस्ट के अगेंस्ट, और उनका अराइवल हुआ था जून 1834 में। ओके, और उन्होंने वहाँ पे प्रेसिडेंटशिप इनको मिली थी फ्रॉम द जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, पब्लिक से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन देना हो उसके वो प्रेसिडेंट, उस कमेटी के वो प्रेसिडेंट बने थे। ही फेल्ट अ डायर नीड टू सिविलाइज द नेटिव्स ऑफ इंडिया, और उनका ये मानना था कि जो इंडियन जो है, जो उनकी जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की वजह से वो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग में रह जाएंगे। इनको अगर हमें सिविलाइज्ड करना है, हमें हमारी तरफ बनाना है, तो हमें इनको वेस्टर्न एजुकेशन देनी होगी।
He looked down upon Eastern education, knowledge and literature and took a great pride in what England has created. उनका यह मानना था कि जो इंग्लैंड है या वेस्टर्न एजुकेशन है, उनका एजुकेशन बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू द इंडियन एजुकेशन. इंडियन एजुकेशन को वो कुछ भी नहीं मानते थे. According to him, a learned native must be familiar with the poetry of Milton and the physics of Newton. From Education of People, India by Charles, published in the Christian रिम्ब्रांसर. एक टाइप का आप ये समझ लो मैगजीन या फिर उस समय जो पेपर से जर्नल्स छपते थे, उनमें उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा था कि जो नेटिव्स हैं यानी कि जो हम इंडियंस हैं, इनको कहीं ना कहीं जो पोएट्री लिखी गई है मिल्टन ने या फिर साइंटिफिक नॉलेज साइंटिफिक रिसर्च जो न्यूटन ने करी, इनका नॉलेज होना चाहिए रादर दैन दोज इंडियन जो नेटिव जो इसमें पढ़ा रहे थे. डिस्पाइट बीइंग ignorant of Indian languages, he went to the extent of declaring that a single shelf of good European library was worth the whole native literature of India and Arabia from historiography of British imperial education policy. अब उनका ये मानना था कि केवल एक बुक, एक सिंगल शेल्फ ऐसी बुक लाखों इनके जो लिटरेचर लिखे हुए हैं इंडियंस के संस्कृत और पर्शियन में, उनके बराबर है. सिर्फ एक शेल्फ ऑफ बुक, एक शेल्फ है ना, एक ही अलमारी में जो बुक है वो, उनमें जो नॉलेज है, जो उनमें पोएट्रीज है, लिटरेचर, जो साइंटिफिक रिसर्चेस है, नॉलेज है, प्रैक्टिकल एजुकेशन है, केवल एक शेल्फ ऑफ बुक इंग्लैंड वालों की, जो इंग्लैंड के एजुकेशन सिस्टम की, वो इन लाखों थाउजेंड्स ऑफ अरेबियन संस्कृत लैंग्वेज के बराबर है. He urged that public money should not be wasted in promoting Oriental learning as it was for no practical use. और उनका ये मानना था कि जो पब्लिक का जो मनी है, टैक्स जो कलेक्ट करते हैं, उसको इन ओरिएंटल लैंग्वेज में या ओरिएंटल एजुकेशन में वेस्ट ना करते हुए प्रैक्टिकल यूज में, क्योंकि इनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं था, सो रादर देन वेस्टिंग दैट मनी यू शुड इन्वेस्ट इन द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम. Macaulay also believed that English education would not allow the Indians to read some of the finest literature of the world and became aware of the developments of science and technology. उनका यह मानना था कि अगर हम इंग्लिश एजुकेशन इंडियंस को नहीं देंगे तो उनको दुनिया में जो क्या हो रहा है, जो अच्छे से अच्छा लिटरेचर है, उनसे वो वंचित रह जाएंगे. जो भी डेवलपमेंट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उससे भी उनको कभी पता नहीं चलेगा. इट वुड thus civilize the Indians and change their taste, values and culture. और अगर हम इन्हें वेस्टर्न एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे तो इंडियन जो है वो बहुत ज़्यादा सभ्य हो जाएंगे और कहीं ना कहीं उनके जो वैल्यू है, कल्चर्स, उनके टेस्ट जो है उसमें भी एनरिचमेंट आएगा. ही रोट, वी मस्ट एट प्रेजेंट डू आवर बेस्ट टू फॉर्म अ क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मोरल्स एंड इंटेलेक्ट. ओके, उनका ये मानना था कि हमें एट प्रेजेंट हमें ये देखना है कि जो हमें ये नहीं देखना है कि वो जो इंडियंस जो है वो उनका डिफरेंट कलर है या उनका ब्लड है, बट लेकिन उनके जो टेस्ट है उनको हमें बदलना है इन टर्म्स ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, मॉरल वैल्यूज, सब सारा वेस्टर्न मॉरल वैल्यूज होने चाहिए इंडियंस में रादर देन जो नेटिव इंडियंस के पास जो है. In 1835, Macaulay presented the Minute on Indian Education, in which he advocated redirection of the fundings for the traditional Indian education towards education in Western subjects. With English as the medium of instruction, the Minute destroyed the Indian system of education, aiming only to produce brown Englishmen imbued with English thoughts and opinion. अब 1835 में मैकेलॉय ने मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन प्रेजेंट किया था, जिसमें उन्होंने ये इस बात का ये रखा था कि जो जितनी फंडिंग हो रही है इंडियन एजुकेशन के लिए, उसको फंडिंग को रोक दिया जाए, उसको रादर देन उनको वेस्टर्न जो एजुकेशन है या फिर वेस्टर्न सब्जेक्ट्स है उनमें फंडिंग किया जाए. जो पैसा जो हम इंडियन एजुकेशन पे लगा रहे हैं, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे लगा रहे हैं, रादर देन उसको पूरा चेंज करके हमको यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए. इससे क्या हुआ कि जो उन्होंने मिनट जो प्रेजेंटेशन किया था ऑन द इंडियन एजुकेशन, उससे जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम था पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया और कहीं ना कहीं वहाँ पर सिर्फ एक ही एम निकल रहा था कि हमें इंग्लिश मैन प्रोड्यूस करने हैं, मीन्स जो कि बहुत अच्छे से इंग्लिश में बात कर सकें, जिनके पास यूरोपियन नॉलेज जो वेस्टर्न एजुकेशन है उसका नॉलेज हो सके विद इन द इंडियंस. Following Macaulay Minutes, the English Education Act of 1835 was introduced. The Act declared English as the medium of the instruction for higher education and stopped the promotion of Oriental institutions like Calcutta, Madras and Banaras Sanskrit College, which were seen as a temple of darkness which were falling on themselves into decay.
अब इसी जैसे ही मिनट ऑफ एजुकेशन प्रेजेंट किया गया लॉर्ड मैकॉलॉय ने, उसी के बाद एजुकेशन एक्ट लागू कर दिया गया 1835 में, जिसमें ये कहा गया था कि जितनी भी हायर एजुकेशन होंगी वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होंगी, एंड जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन हैं उनके प्रमोशन को, उनको तक फंडिंग से पैसा उन तक रोक दिया। इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टेड पड़ा लाइक कलकत्ता जो संस्कृत कॉलेज थे, बंगाल के संस्कृत कॉलेज थे, मद्रास के जो कॉलेज थे, वो एक तरीके से घोषित कर दिया कि वहाँ पर एज दे आर टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस से, मतलब वहाँ पर जो पढ़ाई करेगा वो अंधेरे में गुम हो जाएगा। मीन्स वहाँ पर आपको कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। With the enactment of the act began the production of English textbooks for the school। और इसी तरीके से यहाँ पे इंडिया में प्रोडक्शन होने लगा इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स का फॉर द स्कूल्स। ओके, the adversaries of the Orientalist such as James Mill and Macaulay, who supported modern Western education for the natives of India with English as a medium of instruction, were called Anglicists। ओके, अब ऐसे पीपल्स या ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट के अगेंस्ट या ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन के खिलाफ थे और जिन्होंने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन या इंग्लिश मीडियम को इंट्रोड्यूस किया, ऐसे पीपल या ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को एंग्लिस्टिक के नाम से जाना जाता है। लाइक द ओरिएंटलिस्ट का मतलब जैसे हमने समझाया, जो सपोर्ट कर रहे थे नेटिव इंडियन लैंग्वेजेस को, ऐसे पीपल जो कि ओरिएंटलिस्ट के अगेंस्ट थे और वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे थे, ऐसे पीपल्स का एंग्लिस्टिक्स कहा जाता है। How did British introduce the so-called practical education in India? अब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कैसे जो so called practical education थी या फिर वेस्टर्न एजुकेशन थी उसको कैसे इंट्रोड्यूस करा? Minute on Indian education circulated by Macaulay could convince the court of directors of the English East Indian Company in London on practical benefits and modern education. In 1854, they sent an education dispatch to Governor General of India pointing out the practical uses of European learning in India. Since it was issued by Sir Charles Wood, the president of the board of the control company, it became to be known as the Wood Dispatch। अब हुआ क्या कि जैसे ही मिनट ऑफ एजुकेशन पब्लिश हुआ, उसको सर्कुलेट किया गया, ब्रिटिश जो डायरेक्टर थे ईस्ट इंडियन कंपनी के, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में, वहाँ पर उस पूरे कॉन्सेप्ट को वहाँ पर सर्कुलेट किया गया और वहाँ पे बेनिफिट्स गिनाए गए कि मॉडर्न एजुकेशन से प्रैक्टिकल बेनिफिट्स मिलेगा उन नेटिव इंडियंस को। और इसी दौरान उन्होंने 1854 में एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा गया टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो इस समय यहाँ इंडिया के गवर्नर जनरल थे। वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पीपल्स कमिटी बना के मैं ग्रुप ऑफ पीपल्स नहीं, एक ऑफिशियल रिपोर्ट बना के भेजी थी ऑन द एजुकेशनल सिस्टम, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को ये बताया था कि क्या क्या यूजेस है प्रैक्टिकल एजुकेशन से और कैसे इंडियंस को इससे बेनिफिट होगा। और सिंस वो जो डिस्पैच था वो चार्ल्स वुड ने पूरा प्रिपेयर किया था, इस वजह से इसको वुड डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। The economic benefit of modern Western education was one of the practical uses pointed out in the dispatch. It said that the European learning would enable India to understand the importance of developing the nation's resources. It would also introduce them to the advantages of expanding their trade and other commercial activities of the country. Along with this, dispatch mentioned that when introduced to European ways of life, Indians would begin to appreciate and buy things produced in Europe. This would generate a large amount of British goods and thus would create a market for these goods in India। अब उसमें जो वुड डिस्पैच में ये सब बेनिफिट्स थी। एक तो प्रैक्टिकल एजुकेशन पॉइंट आउट किया गया था, इसके साथ साथ इंडियंस को अगर अपने देश को डेवलप करना है तो कहीं ना कहीं उनको यूरोपियन लैंग्वेज का होना जरूरी है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं इंडियन जो है एजुकेट होंगे तो वो अपना व्यापार बढ़ा पाएंगे, कमर्शियल एक्टिविटीज कंट्री में बढ़ेगी। इसके साथ साथ एक और चीज होगी, जैसे ही इंडियंस वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो उनको ब्रिटिशर्स के जो गुड्स हैं, ब्रिटिशर्स के प्रति पहले तो इज्जत बढ़ेगी, फिर जो यूरोप से या इंग्लैंड से जो सामान आ रहा था इंडियंस उनको अप्रिशिएट करेंगे और उनको खरीदना स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि इंडिया में इंग्लैंड के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी।
Furthermore, European learning would supposedly improve the moral character of Indians and could train them in administrative skills. This could provide the company with trustworthy and dependable civil servant. और कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स का जो मेन एम था ये था कि कहीं ना कहीं हम क्यों ना हम इंडियंस को एजुकेट करके जो इतनी गवर्नमेंट जॉब्स होती है, सिविल सर्विसेज की जॉब होती है, वो उनको अपॉइंट किया जाए ना, ताकि जो बाहर से मतलब इंग्लैंड से जो ऑफिशियल्स आते थे उनको यहाँ आके रहना नहीं पड़े, उनका खर्चा ये सब नहीं उठाना पड़े। इंडियंस को हम एजुकेट करते हैं, उनको कम सैलरी में रख के हम उनसे गवर्नमेंटल वर्क्स निकाल सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बढ़ेगी विद द हेल्प ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेज। ओके, इम्पैक्ट ऑफ द वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन पॉलिसी। अब क्या इम्पैक्ट पड़ा एजुकेशन पॉलिसी में? तो एजुकेशन डिपार्टमेंट वर सेटअप टू कंट्रोल ऑल मैटर कंसर्निंग एजुकेशन। सबसे पहला काम हुआ जितने एक एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाएगा जो कि देश में जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड मैटर्स होते थे वो उसे कंट्रोल करते थे। सेकंड, इंपॉर्टेंट चेंजेस वर ब्रॉट अबाउट विद द सिस्टम ऑफ स्कूल एजुकेशन टू मेक इट ऑर्गेनाइज। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए, ओके, ताकि स्कूल एजुकेशन को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज किया जाए। बिकॉज अगर हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए तो वहाँ पर प्रॉपर क्लासरूम नहीं हुआ करती थी। कहीं ग्राउंड पे बैठ के पढ़ रहे हैं या पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं बच्चे, बट लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन को बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज करना, लाइक क्लासरूम बनाना। ओके, इंपॉर्टेंट मेजर्स वर टेकन टू एस्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी एजुकेशन या हायर एजुकेशन जो कॉलेज एजुकेशन होता है उनको सेटअप करने के लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। अपोजिशन टू द एंग्लिस्टिक डिमांड्स फॉर प्रैक्टिकल एजुकेशन। ओके, ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें कि अपोजिशन हुआ था एंग्लिस्टिक डिमांड जो थी प्रैक्टिकल एजुकेशन में। क्रिश्चियन मिशनरी स्ट्रांगली अपोज द डिमांड ऑफ एंग्लिश टू इंट्रोड्यूस the so-called practical education in India. The missionaries supported imparting a moral education to Indians and believed that Christian education was only means to improve morality. अब जो एंग्लिस्टिक जो थे उनका ये माना था कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करनी है इंडियंस को, बट लेकिन जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जो क्रिश्चियन चर्च थे, मिशनरीज जो यहाँ पे इंडिया में जो ओपन हुई थी, उनका ये मानना था कि इंडियंस को सिर्फ मॉरल एजुकेशन प्रोवाइड करने की ज़्यादा ज़रूरत है रादर देन प्रैक्टिकल एजुकेशन। Until 1813, the English East India Company did not allow missionaries to establish educational institution within British control टेरिटरीज। अब जितनी भी जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, जहाँ जहाँ इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज बनी हुई थी, वहाँ पर कोई भी जो स्कूल्स थे बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज उनको ओपन करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। अब मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ कि क्रिश्चियन मिशनरीज मतलब कि आप सोच रहे हो कि ब्रिटिशर्स आर ऑल्सो क्रिश्चियन, नो। जैसे हमने जब बैटल ऑफ बंगाल पढ़ा था, जब बंगाल का युद्ध हुआ था, तब हमने पढ़ा था बहुत सारी अदर यूरोपियन कंट्रीज भी थी। तो ये जो मिशनरीज जो थी ये अदर यूरोपियन कंट्रीज की मिशनरीज थी, ऑल्दो दे वर क्रिश्चियन मिशनरीज, बट लेकिन उनको ब्रिटिशर्स ने अपने स्कूल्स खोलने की परमिशन नहीं दी थी। जहाँ पर ब्रिटिशर्स जिन एरियाज पे इंडिया के राज था वहाँ पर उन्होंने किसी भी टाइप के मिशनरी स्कूल एस्टैब्लिश करने की परमिशन नहीं दी थी। ओके, विद द हेल्प ऑफ अ स्कॉटिश मिशनरी नेम्ड विलियम कैरी, ए मिशन वाज सेट अप एट द श्रीरामपुर, वेस्ट बंगाल, इन एन एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी। Here, the missionaries set up the printing press in 1800 and established the Srirampur College in 1818. During the 19th century, missionary schools were set up all over India. अब इसी दौरान मैंने जैसे आपको बोला जो डच या स्कॉटिश मिशनरी थी, जैसे मैंने आपको बताया कि उस समय नीदरलैंड से हॉलैंड भी यहाँ पर ट्रेड करना है, तो उन्होंने भी अपनी ईस्ट इंडिया अपनी कंपनी बना रखी थी। ओके, तो जो दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे उन्होंने एक कॉलेज सेटअप किया था विच वॉज नोन एज द मिशनरी कॉलेज ऑफ श्रीरामपुर, और 1818 के दौरान है जो उन्होंने सेटअप किया था। उसके साथ उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस भी स्टैब्लिश की थी 1800। ओके, हालांकि ड्यूरिंग 19th सेंचुरी जहाँ जहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज नहीं था, जहाँ पर ब्रिटिशर्स की टेरिटरी नहीं थी, वहाँ पर मिशनरी स्कूल, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स सेटअप कर दिए गए थे ऑल ओवर द इंडिया एक्सेप्ट द ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी। ओके,